So hi sir, we welcome you at this थैंक यू। podcast. So sir, please हमें आईपीआर के बारे में बताइए। आईपीआर क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने अपना कोई ब्रांड बनाया तो आपको चाहिए कि इसे कोई कॉपी ना करे, तो उसके लिए हम अपने एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, पेटेंट करा लेते हैं, हम डिजाइन रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं आईपीआर के अंदर। तो इसमें भी ना एक कुछ काफी चीजें आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगी। जैसे अगर आपने कोई अपना नाम रजिस्टर कराया हुआ है, इसके ट्रेडमार्क को लेकर मैं आपको एक केस बताता हूँ। दो कंपनियां हैं अलग अलग, एक है एडिला हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, एक है फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड। अब ये इन दोनों कंपनियों का सेम बिजनेस है और इन दोनों की कंपनियों का सब कुछ अलग अलग है, बस नाम का फर्स्ट वर्ड दोनों का सेम है। इसको लेकर इनमें से एक कंपनी पहुंच जाती है कोर्ट कि इसने मेरा नाम कॉपी किया हुआ है। कोर्ट उनको देखती है दोनों केसेस को और कोर्ट फाइनल डिसीजन ये देती है, हम जब भी किसी का नाम देखेंगे तो एज ए पूरा नाम लेकर देखेंगे, मतलब कैडिला हेल्थ केयर को मिलाकर एक नाम मानेंगे हम, सिर्फ कैडिला को नहीं मानेंगे। इस केस में ऐसा एक डिसीजन कोर्ट ने दिया था। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, मेरे क्लाइंट के साथ ये हुआ। मेरे क्लाइंट ने एक रेस्टोरेंट खोला, उसने उसका नाम रखा था मैक पैराडाइज। उसको मैक डी की तरफ से नोटिस आ गया दैट यू कांट यूज द वर्ड मैक। तो जो कैडिला वाला केस था वो भी प्रॉपर्ली हर जगह ठीक नहीं बैठता, क्योंकि हो सकता है किसी ने, अगर उसके कंपनी में 3 वर्ड हैं, सपोज कैडिला हेल्थ केयर, उसने तीनों को अलग अलग करके अपना ट्रेडमार्क कराया हुआ, उसने कैडिला का भी कराया हुआ है, तो फिर कोई और कैडिला को यूज नहीं कर सकता। ओके। तो ये चीज होती है। तो सर आप ये बताइए कि अगर मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वो कैसे लॉन्च किया जा सकता है? देखिए, मार्केट में अपना प्रोडक्ट उतारने की काफी सारी बातें होती हैं कि या तो आप जो मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं बिल्कुल वैसा ही लेके आ रहे हैं, तब आपको प्राइसिंग पे आप खेल सकते हो, प्राइसिंग और क्वालिटी के ऊपर दोनों पे खेल सकते हो। या फिर आप एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिसका अभी तक कोई कंपटीशन मार्केट में है ही। जैसे आज से करीब 25 साल पहले एक प्रोडक्ट आया था कुरकुरे। उससे पहले स्नैक्स के नाम पर हम सिर्फ चिप्स को और नमकीन को जानते थे, किसी को नहीं पता था कुरकुरे नाम की भी कोई, मतलब इस तरीके का भी कोई प्रोडक्ट हो सकता है। तो पेप्सी जब कुरकुरे को लेके आई ना, तो उसने पहले काफी सारे लोगों के ऊपर उसको टेस्ट किया। लोगों से पूछा कैसा लग रहा है, और वो नाम भी वहीं से निकल के आया, क्योंकि खाने में थोड़ा कुरकुरा था तो इसलिए उनको नाम दे दिया उसको कुरकुरे। तो इन्होंने ये देखा कि अगर इन स्नैक्स की मार्केट में हम जाते हैं तो वहां पर अभी तक चिप्स और नमकीन है, अगर हम चिप्स और नमकीन में आते हैं तो हम बाजार में कहीं खो जाएंगे। तो एकदम नया प्रोडक्ट लेके आए जो मार्केट में कभी नहीं था। फिर इसको लॉन्च करने के लिए उन्होंने अपनी जो ऑडियंस है ना, टारगेट ऑडियंस, उसको भी बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? जनरली अंकल चिप्स वगैरह जो भी चिप्स हुआ करते थे, इसको बच्चे खाते थे, बुजुर्ग लोग नहीं खाया करते थे। नमकीन को बुजुर्ग लोग खाते थे, बच्चे भी खाते थे, लेकिन वो इतना कोई ब्रांडेड वो नहीं था। लेकिन कुरकुरे ने क्या किया ना, इसको एक फैमिली टाइम के तरीके से इसको एडवर्टाइजमेंट किया कि पूरी फैमिली बैठ के खाएगी। जब कुरकुरे का एडवर्टाइजमेंट देखोगे ना, तो उसमें पूरी फैमिली को बताया जाता है कि हाँ, चाय टाइम पे आप सारे सब के सब लोग बैठकर एक साथ कुरकुरे खाओ। इस तरीके से किया। दूसरा, इन्होंने ना एक जो रिटेल में घुसने का एक बहुत बेहतरीन तरीका तो होता है, वो होता है अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले देना। तो डिस्प्ले देने में पेप्सी हालांकि पहले से ही बहुत ही स्ट्रांग था, क्योंकि पेप्सी पहले भी क्या करता था ना, अपना खुद का रेफ्रिजरेटर हर रिटेल शॉप पर रख देता था। यहाँ पर इसने ना एक स्टैंड रखना शुरू किया। अभी आप कहीं जाते हो, आप देख रहे हो कि बाहर एक रेड कलर का स्टैंड होता है, जाली छोटी छोटी ग्रिल का बना हुआ, तो वो रखना शुरू किया, जिसपे साइड में कुरकुरे की ब्रांडिंग होती थी और उधर कुरकुरे के पैकेट्स वगैरह बीच में रख के, तो वो शॉप के बाहर की तरफ रखा रहता था। तो इंसान जाता था, उसे दिखता था तो 10-20 रुपए का प्रोडक्ट तो उठा ही लेता था। तो इस तरीके से आपको घुसना चाहते हो मार्केट में, तो ये एक बहुत अच्छी पॉलिसी है। सर अब आप क्योंकि ये बता रहे हैं तो हमें रियलाइज हो रहा है कि हाँ, हमने एडवर्टाइजमेंट्स जो भी देखे हैं कुरकुरे के, उसमें वो फैमिली को लेकर ही एडवर्टाइज किया गया है। जी। सर अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि अगर एक फ्रेंचाइजी है तो वो सरवाइव कैसे करे इस मार्केट में? देखिए, फ्रेंचाइजी को, अगर फूड प्रोडक्ट्स यानी रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई फ्रेंचाइजी है, जी। तो उसमें आप जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम ले लेते हैं डोमिनोज का एग्जांपल ले लेते हैं। डोमिनोज के केस में क्या हुआ था कि डोमिनोज ने सारी फ्रेंचाइजीज को फ्री हैंड दे दिया, उसके जितने भी आउटलेट्स हैं उनको। उन्होंने पिज्जा बनाने की क्वालिटी भी अलग कर दे दी, सब कुछ अलग दे दिया, लेकिन उसने कुछ चीजों का ना अपने पास कॉपीराइट रखा, और कुछ चीजों का होता है, एक वर्ड होता है ट्रेड सीक्रेट, वो रखा हो। जैसे उसका सॉस है, सॉस का ट्रेड सीक्रेट डोमिनोज के पास है, उसने अभी तक नहीं बताया किसी को। सारी फ्रेंचाइजीज में डोमिनोज के ही कंपनी से बन के वो सॉस जाता है। बाकी जितनी भी पिज्जा में चीजें मिलती हैं, चाहे वो मैदा हो या कोई वेजिटेबल्स हो, वो सब लोकल मार्केट से उठाते हैं। ठीक है। दूसरा, डोमिनोज ने जब अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया तो कुछ चीजों का उसने पेटेंट करा लिया। जैसे चीज बर्स्ट, उसका उसने पेटेंट करा लिया। जो उसका बॉक्स है जिसमें आपको उस बॉक्स की डिजाइन तक का पेटेंट कराया हुआ है, मतलब रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, नॉट पेटेंट। उसकी डिजाइन तक का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है कि कोई और ऐसा डिजाइन नहीं बना के मार्केट में निकाल सकते। अगर आप इतने लेवल पे जाके अपना दिमाग लगा सकते हैं कि मेरे को किस मतलब अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए, उसने मतलब बॉक्स तक को, अपने बॉक्स तक को
सेपरेट कर दिया मार्केट से कि कोई इसको कॉपी नहीं करेगा, अपना ऊपर नाम लगा के भी कॉपी नहीं कर सकता कोई उस डिजाइन को। इस लेवल पे अगर आप कर सकते हो तो फिर आप फ्रेंचाइजी में सक्सेस हो जाओ। सरवाइव कर सकते हो। सर अभी आपने डोमिनोज की बात की, ठीक है, लेकिन डोमिनोज तो बड़ा ब्रांड है, बट ऐसे ही एमबीए चाय वाला भी आया था मार्केट में जो सर्वाइव नहीं कर पाया, जो भी रीजन था। आपका क्या परसेप्शन है उस पर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए एमबीए चाय वाला के केस में क्या हुआ था, इनको सोशल मीडिया पे एक साथ बहुत बड़ा हाइप मिल गया, बहुत बड़ा हाइप मिल गया, तो लोग इनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए और जिसके पास 5-7 लाख रुपए थे वो आता इनकी टेबल पे पैसे रखता और फ्रेंचाइजी लेके चला जाता। नए नए बिजनेसमैन के साथ यही दिक्कत होती है कि वो पैसे देख के ना वो समझ नहीं पाता कि मुझे करना क्या है, अपने आप को कैसे, उसको पैसा आता हुआ लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि होता क्या है, जब आप फ्रेंचाइजी के बिजनेस में हो तो आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर रिसर्च करनी होती है, एक ऑडिट करनी होती है कि जहां पर भी आपकी फ्रेंचाइजी खुल रही है वहां पर फुटफॉल कैसा है, वहां का कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने लायक है या नहीं, उसकी परचेजिंग पावर है या नहीं। मान लोग 10 रुपए की चाय पीना पसंद करते हैं, आप 80 रुपए की सेल करेंगे तो ज्यादा महीने में एक दिन पी लेगा, बहुत ज्यादा होगा तो। दूसरा ये भी होता है कि जब आप कोई फ्रेंचाइजी बांट अपनी किसी को दे रहे हैं तो ये भी देखना होता है कि आपकी एक फ्रेंचाइजी में यानी एक आउटलेट में और दूसरे आउटलेट के बीच में डिस्टेंस भी एक होना चाहिए। ये नहीं कि आज यहाँ पर आपने एक एमबीए चाय वाला खोल दिया, 2 गली छोड़ के फिर दूसरा खुल गया, तो ना वो चल पाएगा ना ये चल पाएगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स एक बड़ी कंपनियों को ये स्टैंडर्ड सेट करके रखती है अपनी फ्रेंचाइजी बांटने के लिए। इन स्टैंडर्ड्स को शायद एमबीए चाय वाला ने फॉलो नहीं किया, यही रीजन था कि वो रिटर्न नहीं आ पाया। रिटर्न ना आने से उनके फ्रेंचाइजी पार्टनर्स तो वो नाराज हुए और उन्होंने उनके ऊपर एक तरीके का एलिगेशन लगा दिया, जो सिर्फ और सिर्फ फेलियर है, फेलियर ऑफ बिजनेस ही कहेंगे कि अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके या स्टैंडर्ड सेट ना करके उन्होंने जो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट की थी उस वजह से वो नहीं चल पाए। ओके, तो सर कस्टम रिटेंशन में प्राइसिंग का क्या रोल है? कस्टम रिटेंशन में प्राइसिंग का, अच्छा मैं आपको बहुत अच्छे एक कंपनी के नाम से समझाता हूँ। एक कंपनी है पार्ले जी, उसके बिस्किट हम सब ने खाए हुए हैं, शायद ही कोई होगा जिसने पार्ले जी का बिस्किट ना खाया हो। ऑफ कोर्स पार्ले पार्ले जी का बिस्किट आज से 25-30 साल पहले 5 रुपए का था और आज भी 5 रुपए का ही है, राइट? ठीक है, ये होता है कस्टमर रिटेंशन में प्राइसिंग का रोल। उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाए, उन्होंने क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी। पहले 5 रुपए में 10 बिस्किट आते थे शायद, अब वो घट के शायद 4 या 5 रह गए। तो ये प्राइसिंग का एक रोल होता है जिसकी वजह से पार्ले जी आई थिंक ऑलमोस्ट 100 ईयर्स हो चुके होंगे पार्ले जी को, या होने वाले होंगे। वो इतने सालों से अभी तक मार्केट में बना हुआ है और उसके सब्स्टिट्यूट बहुत आए, लेकिन वो अपनी जगह पे बैठा हुआ है। उसने लॉस भी बहुत झेला, ऐसा नहीं है उसकी पार्ले जी में डाउनफॉल नहीं आया, लेकिन वो प्राइसिंग पर खेल खेल के अभी तक भी मार्केट में सर्वाइव कर पा रहा है। राइट, आई एग्री विद दिस सर। तो सर जैसे आपने बताया कि एमबीए चाय वाला के साथ में ये केस था, ऐसे एक सामने हमारे एक और, क्योंकि अब रेस्टोरेंट और फ्रेंचाइजीज की बात कर रहे हैं, तो ऐसे एक केस है हल्दीराम का। हल्दीराम्स, मैं आपको नोएडा का अगर बात बताऊं तो मुझे लगता है कि नोएडा में हर थोड़ी थोड़ी सी दूर पे हल्दीराम्स की एक फ्रेंचाइजी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वो डिस्टेंस 5 किलोमीटर का नहीं है। आई नो दैट। तो इसके लिए आप क्या अपना व्यू देना चाहेंगे? एक्चुअली होता क्या है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस या 1 किलोमीटर का या 2 किलोमीटर का, ये कंपनियों को सेट करना चाहिए और कंपनियां करती भी हैं जब अपनी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राइट। लेकिन नोएडा में ना एक वो भी देखा जाता है कि इस इतने एरिया में पॉपुलेशन कितनी है। अगर उसी एरिया में 2 लाख की पॉपुलेशन रह रही है 4-5 किलोमीटर के एरिया में, तो वहां पर एक हल्दीराम या एक भी रेस्टोरेंट उसमें को नहीं झेल पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ी थोड़ी दूर पे और 2-3 खुल भी जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस वहां मेंटेन करना होता है। जो नॉर्मली, अब ये तो आपने बात की मल्टी स्टोरेज टावर्स हो गए, तो वहां पर तो जाहिर सी बात है कि एक सोसाइटी में ही 5-7 हजार लोग रहते हैं। हाँ। तो ऐसे में तो इस मॉडल को थोड़ा सा अपने स्टैंडर्ड में वो छूट दे देते हैं। ओके। तो यही रीजन है हल्दीराम का भी। अच्छा सर, मैं अब आपका पॉइंट समझ गई। सर ऐसे ही जैसे एमबीए चाय वाला आप बता रहे हैं कि वो नया नया बिजनेसमैन था, वो नहीं संभाल पाया। ऐसे एक और केस है बायजूस का, राइट? एजुकेशन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए बायजूस का मेरे ख्याल से आज भी लोगों को एडवर्टीजमेंट वगैरह याद होगा, और उसके बहुत सारे अजीब अजीब से केसेस भी आए, बट अभी जो बायजूस सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, इसका क्या रीजन आप माना? देखिए बायजूस क्या था, बायजूस आई थिंक 2009 में ये अपना ऐप इन्होंने लॉन्च किया था ऑनलाइन एजुकेशन को लेके, और ये थोड़ा बहुत चल भी रहा था क्योंकि इनके पढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट, समझाने का जो तरीका था वो बहुत डिफरेंट था। फिर जब कोविड आया तो ये एकदम बूम कर गया क्योंकि उन्होंने अपनी क्लासेस फ्री दे दी थी। इनकी ना एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हुआ करती थी। इनके जो सेल्समैन थे जो बच्चों को टारगेट किया करते थे, वो क्या करते थे कि पहले तो अपना एक ऐप उन्होंने अपना डाउनलोड करा दिया किसी भी तरीके से पेरेंट्स के बच्चे के मोबाइल में, फिर वो कॉल करके ना बच्चों से थोड़े थोड़े
अलग अलग तरीके से सवाल पूछा करते थे जो होते थे उन्हीं के स्टैंडर्ड के, करिकुलर के। करिकुलम के, लेकिन कुछ ऐसे होते थे जिनमें से अगर 5 पूछ रहे तो उन्हें पता होता था कि 3 का जवाब तो बच्चा दे ही नहीं पाएगा, और फिर वो सेल्समैन उस बच्चे को वो चीज समझाता था और फिर बाकी बच्चा फिर समझ जाता था बहुत आसानी से, तो फिर वो जवाब देने लगता था। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी और बच्चों को ये लगने लगा कि हाँ यार हमें तो ये पता ही नहीं था, बहुत सिंपल सा सवाल है और 8th या 9th क्लास के बच्चे का ही सवाल है। तो इस तरीके से ना इन्होंने अपनी सेल को इंक्रीज करना शुरू किया। ये कोविड से पहले की बात है, इनके सेल करने का तरीका ये था। उसके बाद जब कोविड आया तो उन्होंने अपनी क्लासेस कुछ फ्री कर दी। नो डाउट उनके कॉन्सेप्ट समझाने का जो तरीका था वो बहुत बेहतरीन था, राइट। इसीलिए कोविड के टाइम पर एकदम बूम कर गया। जब कोविड आया ना तो मार्केट में एक हाइप उठा कि अब चीजें ना ऑनलाइन, हर चीज ऑनलाइन आएगी, एजुकेशन भी ऑनलाइन आएगी। तो बायजूस को इन्वेस्टमेंट यानी फंडिंग ना मतलब कोविड के टाइम पे एजुकेशन सेक्टर में एडटेक में जितनी फंडिंग हुई थी उसमें से 50% अकेले बायजूस के पास थी। इवन मार्क जुकरबर्ग तक ने बायजूस में फंडिंग अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। अब जब इतना फंड मिल गया तो बायजूस के जो ओनर, इन्होंने क्या किया, जितने छोटे छोटे ऐप खुले थे एडटेक को लेके उन सबको खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, फंडिंग का सारा पैसा सिर्फ ऐप खरीदने में लग रहा था। दूसरा, फिर उन्होंने एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था आकाश इंस्टीट्यूट, उन्होंने पूरा इंस्टीट्यूट खरीद लिया और वो भी मार्केट से बहुत ही हाई रेट पे खरीदा। तो सारा पैसा इनका सिर्फ खरीदने में चला गया था। अपनी चीज को एक्सपेंड तो कर रहे थे वो, लेकिन क्वालिटी वो भी वहीं की वहीं थी, मतलब जो कॉन्सेप्ट थे वो वहीं के वहीं समझाए जा रहे थे। इतने में 2 साल बाद कोविड खत्म हो गया। कोविड के खत्म होते के साथ ही ऑनलाइन से बच्चे फिर ऑफलाइन आ गए। जब बच्चे ऑफलाइन आ गए तो ना बायजूस में भी इसकी सेल डाउन हो गई तो इन्होंने अपने सेल्स पर्सन पर प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया सेल बढ़ाने के लिए। और प्रेशर भी इसका दर्द था कि सैलरी ही तब मिलेगी जब इतना टारगेट लाके दे दोगे। अब जाहिर सी बात है कि जब टारगेट की डिमांड की जाएगी तो इंसान साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल करेगा। तो इनके सेल्स पर्सन ना थोड़े से हार्श होने लगे पेरेंट्स की तरफ और कुछ फॉल्स प्रोमिसेस भी करने लगे। जब सेल उनको तब सेल लानी है ना अपनी सैलरी बचाने के लिए, हो सकता है उन्होंने 2 4 5 फॉल्स प्रोमिसेस भी कर दिए जो फुलफिल नहीं हुए। जब फुलफिल नहीं हुए तो पेरेंट्स ने ओपनली उनके ऊपर एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया। तो एलिगेशन एक बार मार्केट में लगना शुरू हो गया तो सीधी सी जाहिर सी बात है आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये हुआ क्या था, शायद मार्च 2022 के आस जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी बायजूस ने अपनी, उसमें ये क्या अपना एक टैबलेट दिया करते थे बच्चों को पढ़ने के लिए। तो उसमें क्या देखा था कि एक्चुअल में इनके जो रिवेन्यू आ रहा था, वैसे तो जो रिवेन्यू आ रहा था वो लॉस में आ रहा था, लेकिन उसमें भी जो 80% था वो सेल ऑफ टैबलेट से, अपना टैबलेट सेल कर रहे थे उससे आ रहा था, और सिर्फ 20% फीस का स्ट्रक्चर। जब ये रिपोर्ट बाहर आई ना तो इनके सारे इन्वेस्टर्स ने इनसे अपने धीरे धीरे करके हाथ खींचने शुरू कर दिए, और जब इन्वेस्टर्स ने हाथ खींचना शुरू कर दिया तो डाउनफॉल होना जाहिर सी बात। सो सर इन दैट केस जैसे बिग बाजार भी है, आई थिंक हम लोगों ने बचपन में बिग बाजार के बहुत एडवर्टीजमेंट्स देखे हैं और बिग बाजार काफी हम लोग गए भी हैं। कंपेयर किया जाए तो बिग बाजार में जो हमें चीजें जिस प्राइस पे मिलती थी वो हमें आज कहीं नहीं मिल सकती, राइट? बट बिग बाजार जैसे ब्रांड को भी डाउनफॉल देखना पड़ा। ये बात आपकी सही है कि बिग बाजार पे एक अच्छी प्राइसिंग में प्रोडक्ट मिलता था, उसके बाद भी उनका डाउनफॉल हुआ। उनके डाउनफॉल की ना स्टोरी क्या है, बिग बाजार वाज नॉट द रीजन ऑफ द डाउनफॉल ऑफ बिग बाजार। इसका रीजन थे इनके जो ओनर थे किशोर बियानी साहब। इनको क्या था, इनको हर चीज में हाथ घुसाने की आदत थी। अगर अब चलो अब मैं आपको इनकी किशोर जी की हिस्ट्री से कनेक्ट करता हूँ। आपने एक ब्रांड का नाम सुना होगा, पेंटालून जी। इनका सबसे पहला ब्रांड पेंटालून ही था, ठीक है, जो बहुत छोटी सी एक दुकान से शुरू हुआ था, बढ़ते बढ़ते काफी सारे स्टोर हो गए। जब इन्होंने पेंटालून में सिर्फ कपड़े, पहले पेंटालून सिर्फ मैन वियर्स था, मैं आपको ये बता दूं, फिर इसमें धीरे धीरे किड्स के भी ऐड हुए और फिर तो अब तो पेंटालून सब कुछ हो चुका है। तो इन्होंने क्या देखा कि पेंटालून में लोग बाग आते हैं सिर्फ कपड़े लेके जाते हैं। इनके मन में आया कि मैं यार अच्छा कपड़ों पे लोग कितना 8-10% महीने की अपनी अर्निंग का खर्च करते होंगे। इनके मन में एक लालच आया कि मैं चाहता हूँ कि इंसान जितना कमाता है 50% मुझे देके जाए। पेंटालून तो सिर्फ कपड़ों का था, इन्होंने अच्छे बाजार का कॉन्सेप्ट लेके आए जिसमें ऑलमोस्ट आपकी जरूरत की हर चीज थी, चाहे वो कपड़े, जूते, खाना पीना, बर्तन वर्तन सब, मतलब आपको जो खरीदना है बिग बाजार में मिल जाएगा और बहुत ही वाजिब रेट में मिल जाएगा। उसका नाम भी इन्होंने बिग बाजार इसीलिए रखा ताकि इंसान उसको बाजार समझ के ना चुपचाप घुस जाए उसमें एक बार, ये ना सोचे कि अरे बहुत बड़ा दिखने में आलीशान मॉल सा लग रहा है, कहीं महंगा ना हो। और प्राइसिंग भी इन्होंने काफी कॉम्पिटिटिव रखी, मतलब बहुत मिनिमम पे रखी। तो जब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आए कि अब भाई इंसान जितना भी कमा रहा है, लाख रुपए कमा रहा है तो 50,000 रुपए महीने तो मेरी शॉप में खर्च करके जाए, यही इनका माइंड में कॉन्सेप्ट था। और वो भी करीब करीब यही रहा था, 50 तो छोड़ो, लोग सारा का सारे 70-80% तक बिग बाजार में खर्च करके जा रहे हैं। अब जब पैसा आया तो इनका फिर और थोड़ा सा दिमाग आगे बढ़ा। अब इन्होंने होम डेकोर में भी हाथ घुसा दिया, इन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हाथ घुसा दिया, इन्होंने इंश्योरेंस सर्विसेज में भी हाथ घुसा दिया। मतलब कोई शायद ये हर सेक्टर को पकड़ना चाह रहे थे, मैं हर सेक्टर में घुस जाऊं। यहाँ तक कि एक आपने चमोसा नाम का एक आउटलेट सुना होगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं चला,
में चाय और समोसा मिलते थे, छोटा सा कियोस्क टाइप का हुआ करता था मॉल्स में, वो भी इन्हीं का ही था। तो इन्होंने समझ लो हर चीज में अपना हाथ घुसा दिया था। अब कोई नहीं, इन्होंने हाथ घुसा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तभी आता 2008 का इन्फ्लेशन। राइट। उस इन्फ्लेशन के आने के बाद फिर ये जो कुछ जितना कुछ उन्होंने अपना सोचकर मार्केट में घुसे थे कि हमें इसमें भी हाथ घुसा दूंगा, इसमें भी हाथ घुसा दूंगा, इसमें भी हाथ घुसा दूंगा, वहां से इनको रिटर्न आने हो गए कम, और इनके जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इन पर उनका हाथ हो गया इनके ऊपर टाइट। तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने अपना पेंटालून सेल किया, जो इनका सबसे पहला ब्रांड। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने अपने आपको सेव करना शुरू किया। अब आते हैं इनका फ्यूचर ग्रुप। फ्यूचर ग्रुप में क्या है ना, बहुत बड़ा स्टेक एक बहुत बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का था, मैं नाम नहीं लूंगा जिसका था। नहीं चाहता था कि इनका जो फ्यूचर ग्रुप बिग बाजार वाला है ये सेल हो, और इसको खरीदना चाहते थे मुकेश अंबानी साहब। और वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कम से कम मुकेश अंबानी साहब को तो नहीं बेचना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि ये अगर इस फील्ड में भी आ गए तो ये बहुत जल्दी ई कॉमर्स पे भी आएंगे और फिर उसको उसके कॉम्पिटिटर बन जाएंगे। तो उसने इस डील को होने के लिए मना कर दिया कि ये फ्यूचर ग्रुप को सेल करने के लिए मना कर दिया। अब किशोर बियानी साहब तैयार थे मुकेश अंबानी जी को देने के लिए, लेकिन उनका जो एक इन्वेस्टर था उसने मना कर दिया। तो अब यहाँ पर आपको ना मुकेश अंबानी के माइंड का पता चलेगा कि बड़ा बिजनेसमैन क्यों होता है। अंबानी साहब ने क्या किया, किशोर बियानी साहब से डील कर ली, सब कुछ कर लिया। जितने भी बिग बाजार के आउटलेट्स थे सब लीज पर थे। जब डील हो गई, अब एक तरीके से होल्ड मुकेश अंबानी साहब के पास आ चुका था, लीगली पूरा नहीं आया था। तो जितने भी लीज पर ये आउटलेट्स थे इन सब की इन्होंने लीज पे करनी बंद कर दी। जब लीज पे करनी बंद हो गई तो अब ये लीज के डिफॉल्ट में आ गए। जब लीज के डिफॉल्ट में आ गए तो फिर जिसकी भी प्रॉपर्टी पे ये आउटलेट्स थे उन्होंने भाई खाली करो। जब खाली करने का टाइम आया तो बसी बसाया बाजार अंबानी साहब ने अपने रिलायंस का उस पर टैग लगाया, स्मार्ट बाजार का, और उसको अपना कर दिया। ठीक है, तो इनके डाउनफॉल भी आपको समझ में आ जाएगा, और फिर इसने कैसे बाउंस बैक किया अंबानी साहब ने इसको लेके, ये भी आपको पता चल जाएगा इस बात में। राइट, यानी वो है अपनी जगह पे, इट्स जस्ट उनका नाम बदल दिया गया। ओके। सो सर, अभी जैसे आपने मुकेश अंबानी जी का नाम बताया ही कि कैसे वो उन्होंने इस मार्केट में अपनी जगह बनाई, तो उनके कुछ और भी ब्रांड्स आ रहे हैं अब जो फैशन में है, जैसे ट्रेंड्स हो गया, अब वो ऑनलाइन आपने बताया ई कॉमर्स में वो जीओपी आ ही चुके हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, फैशन में उनके हैं अंबानी साहब के भी ना एक एक सेक्टर में काफी काफी ब्रांड है। अब जैसे फैशन में भी ना अलग अलग कैटेगरी होती है, आपको पता है, एक फास्ट फैशन होता है, एक अपना जो चलता है वो होता ही है। तो फास्ट फैशन में अभी तक इंडिया में जो बड़े ब्रांड थे, एक तो टाटा साहब जो जारा लेके आए थे वो था, और एक H&M, यह भी यही दो ब्रांड थे। तभी अंबानी साहब ने शायद पिछले साल ही लेके आए थे 2023 में, शीन नाम से एक ब्रांड लेके आए थे जो Right. फास्ट फैशन का ब्रांड है। और अभी तो ज्यादा लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन जब आपको पता है कि गुजराती भाई का ब्रांड है तो साल 2 साल में आप समझ जाओगे कहाँ जाएगा। तो यही इनका आने वाला ब्रांड है, शीन। शीइन, SHEIN। शीन पहले भी आया था। पहले वो एक्चुअली पहले क्या था, वो पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आया था, मतलब ऐप से सेल होता था। हाँ। जब मोदी जी ने ये चाइनीज ऐप बैन किए थे ना, हाँ। तो उसको भी उसमें बैन कर दिया था, लेकिन अब वो दोबारा आ गया। दोबारा अंबानी साहब लेके आ रहे हैं। सर जैसे मुकेश अंबानी जी हर फील्ड में हाथ डाल रहे हैं, राइट, और यही उनके छोटे भाई हैं अनिल अंबानी जी, जिन्होंने काफी ज्यादा डाउनफॉल देखा है। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक भाई इतना अच्छा कर रहा है और दूसरा भाई का डाउनफॉल हो रहा है? बताता हूँ आपको कि क्या हुआ क्या था। जब ये दोनों भाई अलग अलग हुए थे तब अनिल अंबानी साहब का के पास सारे प्रॉफिट मेकिंग पोर्टफोलियो थे, उनके पोर्टफोलियो में सारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां थी। हुआ क्या था, ये उस वक्त बहुत ही बेहतरीन कर रहे थे। इन्होंने जैसे अलग होते के साथ एक कंपनी थी एड लैब्स, जो मल्टीप्लेक्स की कंपनी थी, उसमें 700 प्लस स्क्रीन है, वो इन्होंने खरीद ली थी। अब जिस किसी के पास 700 प्लस स्क्रीन है तो बॉलीवुड का तो बादशाह हो गया। बादशाह तो बहुत छोटा वर्ड हो गया उसके लिए, वो पूरा बॉलीवुड ही हो गया वो। एक फिल्म को 700 स्क्रीन मिलना बहुत बड़ी बात होती है। अब बॉलीवुड तो उनका हो गया, उन्होंने फिर हाथ डाला हॉलीवुड में। हॉलीवुड में उन्होंने अच्छा खासा पैसा लगा दिया, $1 बिलियन में। वहां से इन्वेस्टमेंट मतलब डील कर ली वहां पे भी बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ। साथ ही इनके एक मित्र थे अमर सिंह जी, तो अनिल अंबानी जी काफी घनिष्ठ मित्र थे, और वो यूपी के एक सीएम के भी अच्छे खासे मित्र थे। इन्होंने इनको रिलायंस, उनके अनिल अंबानी जी के रिलायंस को यूपी के दादरी में एक पावर प्लांट लगाने का सपना दिखा दिया, और इन्होंने वो देख भी लिया। इसका इन्होंने आईपीओ भी निकाला, और वो आईपीओ काफी हिट भी रहा। ऐसा नहीं है पैसा नहीं आया था, लेकिन हुआ क्या ना, जब डाउनफॉल शुरू होता है तो बड़े तरीके से शुरू हो जाता है। अच्छा, उस वक्त ये टेलीकम्युनिकेशन का जो बिजनेस था ये भी अनिल अंबानी साहब के पास था। मैंने कहा ना, सारे प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस थे वो अनिल अंबानी जी के पास थे। राइट। और दोनों भाइयों के बीच में एक डील थी, नॉन कॉम्पीट क्लॉज था, जिसमें दोनों एक दूसरे के बिजनेस में अगले 10 साल तक नहीं आ सकते। जैसे ही वो क्लॉज खत्म हुआ,
मुकेश अंबानी साहब टेलीकम्युनिकेशन में उतर गए। मुकेश अंबानी साहब के टेलीकम्युनिकेशन में उतरते के साथ ही अनिल अंबानी जी का टेलीकम्युनिकेशन बैठ गया। Okay. जो बैठ गया इनका, ये इंडिया में तो अपना टेलीकम्युनिकेशन पहुंचा चुके थे अनिल अंबानी जी, अभी अफ्रीका में पहुंचने वाले थे। अफ्रीका में इन्होंने जिस कंपनी के साथ टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के साथ डील की थी, वो कंपनी मुकेश अंबानी के मार्केट में आती पीछे हटी, और वहां से फिर इनका टेलीकम्युनिकेशन का बिजनेस रूइन होना शुरू हो गया। उधर जो एडलैब्स के लिए जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, वहां से इनको अच्छे रिटर्न नहीं आ रहे थे, क्योंकि हॉलीवुड में पहले से ही एक से बड़ा एक घाघ बैठा हुआ है, जो बाहर के मतलब कम से कम इंडिया के तो किसी इंसान को हॉलीवुड में राजा नहीं बनने देंगे वो, सीधी सी बात है। तो उधर इनका एडलैब्स वाला जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने हॉलीवुड में किया हुआ था, वो भी विफल सा ही होता जा रहा था। अब इनका टेलीकम्युनिकेशन गया और एडलैब्स दोनों में ये नीचे आ रहे थे, डाउनफॉल इनका शुरू हो गया था। इधर यूपी में जो ये बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्ट लगा रहे थे, जिसके नाम पे इन्होंने एक बहुत बड़ा आईपीओ भी खेल चुके थे ये। यूपी में गवर्नमेंट चेंज हुई, दूसरी गवर्नमेंट ने उसमें की जो प्राइस रेंज थी पावर प्रोजेक्ट की, जमीन के रेट एवरीथिंग, वो सारे के सारे इतने बढ़ा दिए कि अनिल अंबानी जी ने खुद खड़े होकर कह दिया इस रेट पे हम पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं लगा पाएंगे, और फिर उन्होंने अपना पावर प्रोजेक्ट से भी हाथ खींचे। तो एक के बाद एक इन्होंने तीनों चारों जगह से अपने हाथ खींचे ना, तो बाकी के इन्वेस्टर्स का, इनके शेयर होल्डर्स का इनसे विश्वास सा उठता चला गया, और फिर मतलब फिर तो ये उठ ही नहीं पाए। प्रॉब्लम ये हुई थी जी। तो सर, अगर कोई प्रोडक्ट को अपने मार्केट में लेके आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद वो उसमें धीरे धीरे इम्प्रोवाइजेशंस करता है टाइम के साथ साथ, तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्राइसिंग पे भी चेंजेस होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बट क्या इससे डाउनफॉल हो सकता है? अपने प्रोडक्ट में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के बाद भी अगर डाउनफॉल हो सकता है, उसका रीजन ना कुछ भी हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। उसका रीजन क्या हो सकता है, जैसे एक कंपनी का हम केस लेते हैं, एटलस एक साइकिल की कंपनी थी। राइट। बहुत सारे लोगों ने आप में से एटलस और हीरो की साइकिल थी ज्यादातर मार्केट में, उस वक्त सबने चलाई भी होंगी। अब एटलस ना बहुत बढ़िया कर रही थी। एटलस का कम से कम 50 कंपनियों में एटलस इंडिया से साइकिल बनाकर एक्सपोर्ट करती थी। और एटलस के 3 भाई थे, तीनों ही इसके ओनर थे। एक ने सोनीपत में प्लांट खोला हुआ था, एक ने गाजियाबाद के साहिबाबाद, और एक ने शायद महाराष्ट्र में खोला हुआ। 3 जगह इनके प्लांट थे, और तीनों ही जगह से अपने बनाकर साइकिल पूरे इंडिया में ही नहीं, कम से कम 50+ कंट्रीज में अपना सेल भी कर रहे थे। अच्छा, इनका इंप्रूवमेंट भी अपने प्रोडक्ट में करते थे। अगर ये यूरोप में कोई साइकिल देते थे तो वहां के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करके देते थे। उसकी स्पीड भी, और उसमें गियर वाली साइकिल लेके आना मार्केट में, ये भी इनका इनोवेशन था। इवन लेडीज साइकिल लेके आना मार्केट में, जिसमें बीच में वो रोड ना होगी, वो लेडीज वाला जो हिसाब होता था, वो वाली मार्केट में वो चीज भी एटलस ही लेके आई थी। तो नो डाउट ये अपने प्रोडक्ट में कंटिन्यूअस मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट कर रहे थे। लेकिन फिर भी इनका डाउनफॉल वो हुआ फैमिली डिस्प्यूट की वजह से। इनके जो एक भाई थे, शायद सबसे बड़े भाई थे, उनके एक्सपायर होने के बाद उनका जो बेटा था, उसने थोड़ा सा खेल करना इसमें शुरू किया। जब खेल करना शुरू किया तो बाकी जो 2 भाई थे, उन्होंने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया। अब तीनों के पास ही होल्डिंग थी कंपनी की, और इनमें जब झगड़ा हो गया तो झगड़ा इस कदर हो गया कि अब ना मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तुझे भी कुछ नहीं करने दूंगा। और नौबत ये आ गई कि एटलस को अपनी कंपनी पे, चलती हुई कंपनी में अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग और अच्छी खासी सेल। नो डाउट कि अब बाइक और स्कूटी का जमाना आ चुका था, लेकिन साइकिल अभी भी चलती है। तो उन्होंने अच्छी खासी अपनी चलती हुई कंपनी में जो अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रही थी, उस पे अपना जो नोटिस लगा दिया उसको बंद करने का। वो सिर्फ यही रीजन था कि इन तीनों भाइयों के बीच में एक डिस्प्यूट हो गया था। तो एक शेयर होल्डिंग जो होती है ना, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होती है। आपने बहुत मेहनत करके एक कंपनी को बहुत ऊपर तक लेके गए, और लास्ट में आके शेयर होल्डर्स में झगड़ा हो गया, और या तो जो झगड़ा सही तरीके से बैठ के शॉर्ट आउट हो जाए, और अगर उससे कोई शॉर्ट आउट ना कर पाए, सब रिजेक्ट हो चुके हो उसमें से 1 या 2 शेयर होल्डर, तो फिर एटलस वाला हाल होता है कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सर, अगर कोई मैन्युफैक्चरर बनना चाहता है इस मार्केट में, तो अगर किसी को मैन्युफैक्चर बनना है ना, तो उसको सबसे पहले होलसेलर बनना चाहिए। ठीक है, पहले मार्केट पे अपना हाथ मजबूत करो। जब आपको लगे कि हाँ, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाना शुरू कर चुके हो, मतलब आपके पास इतनी पावर है कि आप रिटेलर से कांटेक्ट में हो, तब आप मैन्युफैक्चरिंग में उतरो। तब आप अपना एक ब्रांड लेके आओ, और उसमें भी अच्छा, मैं आपको इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है हेवल्स, ठीक है, ये आपके सवाल का एकदम सटीक एग्जांपल होगा। हेवल्स का क्या था कि हेवल्स के जो मालिक हैं, ये पहले होलसेलर थे, जिनका नाम है कीमत राय गुप्ता। और हेवल्स एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी हवेली राम जी ने हेवल्स को स्थापित किया था, और वो प्रोडक्ट बनाते थे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स के प्रोडक्ट्स बनाते थे। कीमत राय गुप्ता जी क्या थे, होलसेलर थे, और ये मैन्युफैक्चर बनना चाहते थे, लेकिन बन नहीं पा रहे थे। इनके पास मतलब रिटेलिंग की अच्छा खासा इनका काम था, होलसेलिंग का। अब इनको मैन्युफैक्चर बनना था, तभी हवेली राम जी अपने कंपनी को बेचना चाहते थे हेवल्स को। तो कीमत राय गुप्ता जी उनके पास जाते हैं, और उनसे 7 लाख रुपए में सिर्फ और सिर्फ उनका ब्रांड नेम खरीद लेते हैं, हेवल्स। पूरी कंपनी भी नहीं खरीद, ठीक है। अब वो होलसेलर तो थे,
ब्रांड नेम उन्होंने खरीद लिया। हवेली राम जी से खरीद लिया। उसके बाद उन्होंने चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करने शुरू किए और उस पर हेवल्स का ब्रांड लगा लगा कर मार्केट में सेल किया। ठीक है, उससे उनका पैसा आने लगा, मतलब जब उनकी सेल ठीक ठाक होने लगी तब उन्होंने अपना एक प्लांट लगाया हेवल्स का, दिल्ली में कीर्ति नगर में लगाया था शायद, दिल्ली के कीर्ति नगर में। और अब तो हेवल्स एक बहुत बड़ा नाम हो चुका है। राइट। तो ये प्रोसेस सबसे बेस्ट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप पहले मैन्युफैक्चरर बन जाओगे फिर आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल करने जाओगे तो ऑलरेडी मार्केट में एक से बढ़कर एक शेयर बैठा हुआ है जो आपको घुसने नहीं देगा। राइट। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो अपनी मार्केटिंग टीम में के दो पार्ट रखते हैं। एक तो अपने प्रोडक्ट को आगे पुश करने के लिए और दूसरा उनकी एक टीम होती है जो दूसरे के प्रोडक्ट को मार्केट में उतरने से रोकती है। ओके। ठीक है ना, तो अगर आप सोचते हो कि आज मैं 10-20 लाख किसी चीज की यूनिट या कोई प्रोडक्ट बनाकर ले जाऊँ मार्केट में एकदम उतारना चाहूँ तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो प्रोसेस जो कीमत राय गुप्ता जी ने किया था अपने हेवल्स के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस है और ये मैं हर किसी को यही एडवाइस करता हूँ। एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल। सो सर, अगर कोई ब्रांड है ऑलरेडी मार्केट में बट इट्स अ वेरी अननोन ब्रांड, तो वो क्या कर सकते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए? देखिए, अगर आप अपना ब्रांड लेके आप मार्केट में उतर चुके हो, राइट, इतने भी काबिल हो चुके हो कि आप अपनी प्रोडक्ट को रिटेलर तक पहुंचा रहे हो, उसके के बाद भी आपकी सेल नहीं आ रही है और ऐसा आपके साथ मतलब बहुत लोगों के साथ होता है। 90% ब्रांड के अननोन ब्रांड के साथ यही होता है कि उनको मार्केट में उतर भी जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, रिटेलर की शॉप में पहुंच भी जाते हैं, फिर भी सेल नहीं आती है। उसका रीजन होता है डिस्प्ले। या तो आपकी जेब में इतना पैसा हो कि आप एक अच्छे खासे एक्टर्स को हायर करके एडवर्टाइजमेंट कर दो और लोगों को आपके ब्रांड का नाम याद हो जाए और वो तुरंत जाके शॉप में बोले कि मुझे यही ब्रांड का सामान चाहिए। अगर आपके पास इतना नहीं है तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, अपने प्रोडक्ट को रिटेलर्स के पास जाकर डिस्प्ले कराना। उसके लिए आप अपनी टीम हायर कर लो, खुद जाओ, पर्सनली टीम को भेजो, हर रिटेलर के पास जाओ, उसे किसी भी तरीके का कोई भी लालच दो, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन दो, कुछ भी दो, डिस्काउंट दो, कुछ भी दो, उससे कहो कि भाई हमारे प्रोडक्ट को सामने डिस्प्ले कर। जैसे मैंने आपको कुरकुरे के केस में बताया था कि कुरकुरे ने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए खुद का ही एक स्टैंड बना के बाहर रखवा दिया शॉप में। राइट। तो अगर वो डिस्प्ले होगा तो इंसान उसको देख के खरीदेगा भी। और अगर वो डिस्प्ले ही नहीं होगा, अंदर दुकान में कहीं दबा हुआ है और अननोन ब्रांड है, तो इंसान खुद कैसे जाके उसको मांगेगा? होगा क्या फिर 3-4-6 महीने में रिटेलर आपका प्रोडक्ट वापस कर देगा, जी तो बिका ही नहीं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जा रहे हो रिटेलर के पास, तो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले कराने की कोशिश करो उसी की शॉप में।